हेलो डियर फ्रेंड्स, आइए हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान का आज का चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। क्या है गुरुत्वाकर्षण? हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। दरअसल गुरुत्वाकर्षण है क्या? क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा? जब कोई दो वस्तु, गुरुत्वाकर्षण के बारे में है कि जब कोई दो वस्तु एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस करती हैं। क्या करती हैं? खिंचाव महसूस करती हैं। मान लो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, ये इसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रही है और ये इसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रही है। इस स्थिति को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जब इनके ऊपर किसी प्रकार का फोर्स लगता है या बल लगता है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने किया था, क्या किया था। उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक चैप्टर को पूर्ण रूप से लेके आऊँगा और ये याद रहे कि इसे पढ़ने के बाद आपको अन्य सब्जेक्ट मतलब अन्य जगह पर साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे यूपीपी हो, आरओ हो या फिर पेट हो, यूपी पेट हो या कोई अन्य एग्ज़ाम जैसे कोई भी डिफेंस वगैरह का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये चैप्टर बहुत ही अनिवार्य रूप से हैं। इसलिए आप लोगों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना 100% दूंगा, परंतु आप लोगों से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आइए बात करते हैं। मैं कहने जा रहा था कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज किसने किया था। आप लोग एक बात जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। दरअसल गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने बाद में किया है, क्योंकि न्यूटन का जन्म 1643 में हुआ था। कब हुआ था? 1643 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1727 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1727 में हो गई थी, जबकि गुरुत्वाकर्षण की खोज इससे पहले हो चुकी थी। और इन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, यह 1668 में प्रतिपादित हुआ था। कब हुआ था? 1668 में प्रतिपादित हुआ था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक, लेकिन इससे पहले कब हुआ था? दरअसल 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था ब्रह्मगुप्त। कौन था? ब्रह्मगुप्त। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या सबसे पहले आई थी। कब आई थी? सबसे पहले कब? 7वीं शताब्दी में आई थी। आइए हम बात करते हैं अब ब्रह्मगुप्त के बारे में। दरअसल जो ब्रह्मगुप्त थे, इनका जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ था। दरअसल 7वीं शताब्दी को बोल सकते हैं, लेकिन इनका जन्म 598 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 598 ईस्वी में हुआ था। और जो जन्म हुआ था वो हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ये जो ब्रह्मगुप्त थे, ये हर्षवर्धन शासनकाल के समकालीन थे या हर्षवर्धन के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के समकालीन थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा हर्षवर्धन के बारे में, जिनका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईसा पूर्व तक रहा था। कब से कब तक? 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। और जबकि ब्रह्मगुप्त का कब से कब तक रहा? 598 में जन्मे थे और 668 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु हुई थी? 668 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की कैसे क्या व्याख्या किया था। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के लिए सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि दो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। क्या बताया था? कि दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं। क्या बताया था? कि गुरुत्वाकर्षण के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं और इसलिए इन्होंने इस गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्वाकर्षणम शब्द का उपयोग किया था। किस शब्द का उपयोग किया था? गुरुत्वाकर्षणम शब्द का उपयोग किया था। गुरुत्वाकर्षणम शब्द याद रहेगा। अगर प्रश्न आता है
कि सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण की खोज किस भारतीय ने किया था? उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त किसके समकालीन थे? तो उत्तर होगा हर्षवर्धन के समकालीन थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था, याद रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं, याद रहेगा। गुरुत्वाकर्षण के लिए इन्होंने किस शब्द का उपयोग किया था? तो उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षणम। अब बात करते हैं कि ये ब्रह्मगुप्त थे कौन। दरअसल जो ब्रह्मगुप्त थे ये एक वैज्ञानिक और विद्वान भी थे, साथ ही साथ मतलब इनको गणितज्ञ या खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता था। क्या जाना जाता था? ब्रह्मगुप्त को गणितज्ञ या खगोल शास्त्री के रूप में जाना जाता था। एक बात याद रखना, हम जोड़, गुणा और घटाव इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका आविष्कार भी या इनकी खोज भी ब्रह्मगुप्त ने किया था। जोड़, गुणा और घटाव इनका उपयोग या इनका आविष्कार या इनकी खोज ब्रह्मगुप्त ने किया था। अब याद रहे कि हम सबसे पहले शुरुआत होती है दशमलव से। किससे होती है? दशमलव से होती है। इसके बाद शुरुआत हुई जीरो की, उसके बाद आया प्लस मतलब जोड़, घटाव और गुणे की। इन दोनों के आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। जबकि जोड़, गुणे और घटाव और गुरुत्वाकर्षण इसका उपयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने किया था। ब्रह्मगुप्त कौन थे? एक गणितज्ञ या खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म भारत के राजस्थान में 598 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 668 में हुई थी। इसी दौरान या 7वीं शताब्दी में ही ब्रह्मगुप्त ने या गुप्त जी ने गुरुत्वाकर्षण शब्द या गुरुत्वाकर्षण शब्द का आख्यान किया था। इन्हें गणितज्ञ या खगोल शास्त्री कहा जाता है। इनके आविष्कार गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ जोड़, गुणा और घटाव थे। अब बात करते हैं न्यूटन के बारे में। आइए बात करते हैं न्यूटन की। न्यूटन का जन्म, सबसे पहले जन्म देख लेते हैं। जन्म सन 1643 में हुआ था। मृत्यु इनकी 1727 में हुई थी। इनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन कैरो। क्या नाम है? आइजैक न्यूटन कैरो इनका पूरा नाम है। इनका जन्म जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड के विद्वान थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के विद्वान थे। आइए अब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बातों को। दरअसल एक दिन ये एक सेब के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तभी अचानक एक फल नीचे गिरा, जिससे इनको गुरुत्वाकर्षण की सोच के बारे में पता चला और इन्होंने अपनी पुस्तक या एक शोध पत्र प्रकाशित किया था 1668 में। कब किया था? 1687 में किया था। कब किया था? 1687 में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उस शोध पत्र का नाम था प्राकृतिक एक मिनट प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। क्या थे? प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। इन्होंने अपनी इस पुस्तक का प्रकाशन किया था 1787 में। कब किया था? 1787 में। इसमें इन्होंने बताया था कि दो वस्तुएं, क्या बताया था? वही बात बताई थी जो हमारे ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ आकर्षण के कारण खिंचाव महसूस करती हैं। ये किसने दिया था? ये सबसे पहले तो हमारे देश के एक विद्वान या खगोलीय शास्त्री या गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने दिया था। लेकिन 1687 में, कब? 1687 में इसे न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने इसका नाम दिया था। इस पुस्तक में किसमें?
प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ गति के नियमों को भी प्रतिपादित किया गया था। गति के नियम भी शामिल थे। याद रहेगा, गति के नियम कहाँ से लिए गए हैं? तो प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण कहाँ से लिया गया है? तो प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत से लिया गया है। भारत में गुरुत्वाकर्षण की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था? उत्तर होगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त किसके समकालीन थे? उत्तर होगा हर्षवर्धन के समकालीन थे। ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा राजस्थान के भीलमाल में। याद रहेगा, कहाँ हुआ था? भीलमाल में। ठीक, ये याद रखना। अब बात करते हैं कि न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। न्यूटन का पूरा नाम क्या था? न्यूटन का पूरा नाम क्या था? आइजैक न्यूटन कैरो। प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत किसकी प्रस्तुति है या किसका लेख है? तो उत्तर होगा आइजैक न्यूटन कैरो या न्यूटन की कृति है। इसे कब प्रकाशित किया गया था? 1668 में इसे प्रकाशित किया गया था। कितने प्रश्न बने हैं देखो, सिर्फ इतने में ही। अब बात करते हैं आगे, गुरुत्वाकर्षण कैसे और क्या है। हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको छोटा मोटा नॉलेज दे दिया है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। दरअसल गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। अब इसका प्रश्न मतलब इसका सूत्र होता है F = गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G × M1 × M2। क्या होता है? G बराबर M1 × M2/r²। मतलब एक समान दूरी, r क्या दर्शा रहा है? दूरी को दर्शा रहा है, दूरी दर्शा रहा है। और ये क्या दर्शा रहा है? देखो, बल बराबर क्या है? M1 व M2, ये दो वस्तुएं क्या है? एक M1 ये है, दूसरा वस्तु M2 ये है। ठीक, अब इन दोनों के मध्य जो दूरी है इसे हम r के रूप में व्याख्यायित करते हैं। किस रूप में करते हैं? r के रूप में व्याख्यायित करते हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आ रहा है g। g क्या है? g एक नियतांक है। क्या है? नियतांक है। याद रहेगा। और इन पर लगने वाले बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। याद रहेगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में जो g है इसका मान क्या है? हम इसके मान के बारे में बात करते हैं। तो इसका मान होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। याद रहेगा कि g जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मान होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात किलोग्राम होगा। ये भार होता है। क्या होता है? भार होता है, किलोग्राम स्क्वायर। याद रहेगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब बात करते हैं कि प्रश्न बन सकता है कि वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी, आप लोग जैसे जानते होंगे कि जो पृथ्वी है किसी वस्तु को, क्या है? पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्व के कारण अपनी ओर खींचती है। किस कारण खींचती है? गुरुत्व के कारण अपनी ओर खींचती है। याद रहेगा, पृथ्वी किसी वस्तु को गुरुत्व के कारण अपनी ओर खींचती है। अब यहाँ पर आ रहा है कि गुरुत्व त्वरण। ठीक है, गुरुत्व त्वरण क्या होता है या इसका मान कितना होता है? हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि बार बार हमसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुरुत्व नियतांक या गुरुत्व त्वरण क्या होता है। जब हम गुरुत्व नियतांक की बात करते हैं, अर्थात सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या g की मान करते हैं, तो उत्तर होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर
स्क्वायर बाई केजी किलोग्राम स्क्वायर होगा। लेकिन जब गुरुत्व मतलब ये गुरुत्व त्वरण की बात करेंगे तो इसका उत्तर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। याद रहेगा, गुरुत्व त्वरण का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि नियतांक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान इतना होता है। याद रहेगा कि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई या प्रति किलोमीटर स्क्वायर होता है। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि जैसे हमने गुरुत्व त्वरण बता दिया, नियतांक बता दिया है, तो कोई भी वस्तु गुरुत्व के रूप में या गुरुत्व त्वरण के रूप में किस पर निर्भर करेगा? तो गुरुत्व त्वरण के रूप में गुरुत्व त्वरण के लिए ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला होता है वस्तु का रूप क्या है, क्या किस पर निर्भर करता है? वस्तु का रूप क्या है। दूसरा है उसका आकार कैसा है, क्या चीज़, उसका आकार कैसा है। और तीसरा है उसका द्रव्यमान क्या है। जब कोई भी वस्तु होता है, मान लो एक वस्तु है 10 किलो की, एक 20 किलो की है, तो सबसे जल्दी पृथ्वी की तरफ या किसी भी केंद्र की तरफ कौन सी चीज़ आकर्षित होगी? भाई जाहिर सी बात है, जिसका वजन अधिक होगा, जिसका आकार छोटा होगा। वजन अधिक है, आकार छोटा है, ठीक, और वो ठोस है, ऐसी वस्तु जल्दी से गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ स्थानांतरित होती है या उसकी तरफ आकर्षित होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतना याद रखना, गुरुत्व त्वरण के मतलब गुरुत्वाकर्षण के लिए सबसे आवश्यक दशाएं क्या है? तो उसके लिए रूप आवश्यक है, आकार आवश्यक है और द्रव्यमान आवश्यक है। अब बात करते हैं कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा और कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होगा। दरअसल सबसे अधिकतम जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। याद रहेगा, सबसे अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, जबकि न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। याद रखेंगे कि जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है और न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है। उत्तर होगा ध्रुवों पर। गुरुत्वाकर्षण का न्यूनतम मान कहाँ पर होता है? उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। अब एक बात करते हैं कि सबसे अधिकतम मान गुरुत्वाकर्षण का ध्रुवों पर है और न्यूनतम विषुवत रेखा पर है, लेकिन जब पृथ्वी की जो गति है उसे बढ़ा दिया जाए या दुगना कर दिया जाए तो सबसे कम गुरुत्वाकर्षण मान कहाँ होगा? भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पर सबसे न्यूनतम है वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम हो जाएगा। जब किसी भी वस्तु का जहाँ गुरुत्वाकर्षण है उसके घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। पृथ्वी, जैसे मान लो पृथ्वी है, इसकी अगर हम घूर्णन गति बढ़ा दें, क्या कर दें? घूर्णन गति बढ़ा दें तो गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। ठीक, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। देखो यहाँ पर घूर्णन गति बढ़ रही है और वही यहाँ पर क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण कम हो रहा है। याद रहे, जब भी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा या किसी भी ग्रह का जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो वहाँ का क्या होगा? मतलब घूर्णन गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक दूसरे के देखो विपरीत है, अगर गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है तो घूर्णन गति कम हो जाएगी। अगर घूर्णन गति बढ़ गया है तो गुरुत्वाकर्षण स्वतः ही कम हो जाएगा। एक प्रश्न है, मान लो कि किसी भी ग्रह का या किसी भी ग्रह की गति को स्थिर कर दिया जाए तो वहाँ पर समस्त वस्तुएं क्या हो जाएंगी? समस्त वस्तुएं स्थिर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्थिर हो जाएंगे। कारण क्या है कि घूर्णन गति पर गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है। जितनी तेज घूर्णन गति होगी गुरुत्वाकर्षण उतना ही मध्यम हो जाएगा। लेकिन जब हम गुरुत्वाकर्षण को ही कम कर देंगे, मतलब एकदम कम कर दें, रखें ही ना, ऐसे में क्या होगा?
गुरुत्वाकर्षण बहुत उच्च हो जाएगा और जितनी भी वस्तुएं जैसे हम चल फिर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा चलना फिरना वर्जित हो जाएगा, हम आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लो टायर होता है, ठीक है, मोटरसाइकिल होती है, इनके चलने आगे बढ़ने की प्रक्रिया क्या है, क्यों ये फिसलती नहीं है? क्योंकि जब तक गुरुत्वाकर्षण रोड और पहिए के मध्य बेहतर रहता है तब तक उनमें गिरने की संभावना या फिसलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। याद रहेगा, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है, मान लो कि बर्फ होता है, क्या है, बर्फ है, एक बर्फ ले लिया गया, एक बर्फ ले लिया गया, दूसरा है सड़क। ठीक, कई बार पूछा जाता है कि क्या कारण है कि बर्फ पर चलना कठिन होता है बजाय सड़क के, मतलब सड़क पर चलना सरल होता है और बर्फ पर चलना कठिन होता है। कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे मध्य जब बर्फ पर चलते हैं तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग पाता है, जिस बदौलत व्यक्ति का चलना मुश्किल हो जाता है और वो फिसलने लगता है। अब सड़क है, सड़क के मध्य गुरुत्वाकर्षण बेहतर होता है, इस बदौलत व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है और आराम से चल सकता है। यही वाहनों पर भी निर्भर करता है कि वाहन सड़क पर चल लेते हैं अपेक्षा बर्फ के। कारण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। याद रहेगा, इन दोनों पर एक ही चीज लागू होती है। इसी तरीके से जैसे हमने बताया कि चलना या फिर वाहन, ठीक। अब बात करते हैं लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट से भी प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है, जब मर्जी हुआ तब लिफ्ट के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। दरअसल हर चीज़ गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करती है। प्रश्न है, मान लो कि प्रश्न हो सकता है यह है कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में होता है, जाहिर सी बात है जब आप लिफ्ट में बैठेंगे और जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा। यानी नीचे से जो नीचे का जो गुरुत्वाकर्षण होगा ये क्या करेगा, ये तुम्हें ऊपर से नीचे की ओर खींचेगा। इससे क्या होगा, लिफ्ट के ऊपर जाने पर भार अधिक मालूम होता है। क्या होता है? भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है। वही जब लिफ्ट नीचे की ओर प्रस्थान करती है तो ऐसे समय में गुरुत्वाकर्षण स्वतः ही कम हो जाता है और इससे भार क्या लगने लगता है, भार स्वतः ही कम महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारा भार कम हो गया है। आप लोग गए होंगे, उस पर चढ़े होंगे, देखे होंगे कि जब आप लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहे होंगे तो आपका भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वहीं जब आप वापस आ रहे होते हैं नीचे की ओर तो ऐसे समय में भार कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे हमारा भार या हमारा कुछ वजन कम पड़ गया है। हम 75 किलो के थे, वर्तमान में हमारा वजन मात्र 70 किलो रह गया है। कभी ऐसा प्रतीत किया आप लोगों ने? अब इसी में एक चीज़ और है, जैसे मैंने कहा कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है, देखो जस्ट हम ऊपर की ओर उठते हैं, लिफ्ट उठती है, लिफ्ट के अंदर होते हैं, लिफ्ट जस्ट उठेगी, ऐसा लगता है जैसे कि हम 70 किलो थे, हम 75 किलो हो गए। ठीक, हमारा 5 किलो क्या हो गया, प्लस हो गया है। वहीं पर जब हम बात करते हैं कि नीचे की ओर जाते हैं तो लगता है जैसे 5 किलो हमारा कम हो गया है। क्या हो गया? 5 किलो हमारा लॉस हो गया। लेकिन जब कोई लिफ्ट समान रूप से, कैसे रूप से, समान रूप से ऊपर जाती है या नीचे की ओर प्रस्थान करती है तो ऐसे समय में उसका वेग जब समान रहे या समान चाल रहे तो ऐसे समय में उठने के पश्चात या ऊपर से नीचे उतरने के पश्चात हमारे भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या? भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो हम लिफ्ट के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे, लिफ्ट उठेगी जब चलाएंगे तो एक झींटा सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हमारा वजन बढ़ गया हो। होता है अनुभूति या नहीं होती? जैसे वो चलना शुरू करती है हम यथास्थिर हो जाते हैं और हमें महसूस नहीं होता है कि हमारा भार बढ़ा या कम हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो उतरते समय जब झींटा लगता है तो हमारा शरीर का थोड़ा सा भाग ऊपर की ओर चलता है। हमें एहसास होता है कि हमारे शरीर का कुछ वजन कम हो गया है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की ओर हम जब इंगित करते हैं तो हमें यह अनुभूत होती है और जब चलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा चलने के बाद जब समान रूप से मान लो 8-10 मंजिल चलना है लिफ्ट से तो कुछ दूरी 1 मंजिल तक समझो तो ऐसा लगेगा, उसके बाद यथास्थिर हो जाएंगे। एहसास नहीं होगा कि हमारे भार में किसी भी प्रकार का कमी हुआ या नहीं, इतना याद रखना। लेकिन वहीं पर आ जाए वजन की बात या तुम्हारे द्रव्यमान की बात आ जाए तो ऐसे समय में प्रश्न, जैसे मान लो कि कोई भी प्रश्न है कि लिफ्ट के ऊपर जाते समय किसी भी पिंड के वजन में क्या अंतर आएगा, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। भाई वजन थोड़ी कम हो रहा है,
वजन नहीं, भार में अनुभूति महसूस हो रही है, ना कि उसका द्रव्यमान मतलब मास में किसी भी प्रकार की कमी आ रही है। सॉरी, मास में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही है, उसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही, केवल भार में महसूस हो रहा है कि हमें कैसा प्रतीत होता है। ठीक, प्रश्न सीधा होगा कि जब हम लिफ्ट में ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं तो हमें कैसा प्रतीत होगा। उत्तर होगा बढ़ा हुआ भार प्रतीत होगा। ठीक, प्रतीत होने की बात यहाँ पर आ रही है। कैसी बात आ रही है? प्रतीत होने की बात आ रही है। ऊपर से जब हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे, ऊपर से जब हम नीचे की ओर प्रस्थान करेंगे तो हमारा भार कैसा प्रतीत होगा? घटा हुआ भार प्रतीत होगा। अब वहीं पर प्रश्न है, जब समान रूप से हम ऊपर या नीचे, लिफ्ट में ऊपर या नीचे समान रूप से समान वेग से गतिमान हैं तो हमारे भार में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पर बात आ रही परिवर्तन की। ठीक, तो हमारा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारा वजन थोड़ी कम हो जाएगा कि हम लिफ्ट में घुसे और जैसे ऊपर गए तुरंत हमारा 5 किलो कम हो गया। ऐसा नहीं होता है, वजन नहीं कम होता है, उसका भार नहीं कम होता, केवल अनुभूति होती है। तो इतना याद रखना, कहाँ पर अनुभूति पूछ रहा है मतलब प्रतीत पूछ रहा है, कहाँ पर सीधे पूछ रहा है कि क्या परिवर्तन होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में। किसके बारे में? ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में केपलर ने एक वो दिया था कि ग्रहों की गति से संबंधित जो मतलब सिद्धांत था, किसने दिया था? केपलर ने दिया था। हम केपलर के बारे में बात कर रहे हैं। केपलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। इनका जो जन्म था वो 1571 में हुआ था। कब हुआ था? 1571 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1630 में हुई थी। कब हुई थी? 1630 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म 1571 में। निवासी कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। जो केपलर थे, इनका पूरा नाम था जोहान्स केपलर। क्या नाम था? पूरा नाम जोहान्स केपलर। याद रहेगा, जोहान्स केपलर, ये इनका पूरा नाम था। कैसा नाम था? पूरा नाम। अब बात करते हैं कि ये थे क्या, ये कौन थे। तो दरअसल इनके पास कई प्रकार की उपलब्धियां थी। पहली, खगोल शास्त्री। कैसी? खगोल शास्त्री। पहली बात तो ये खगोल शास्त्री थे। दूसरी बात, ये गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे। इसके अतिरिक्त ये ज्योतिषी भी थे। कौन थे? ज्योतिषी। ज्योतिषी होने के साथ साथ ये प्रकृति का दर्शन या प्राकृतिक दर्शनवादी भी थे। कौन थे? एक दार्शनिक थे। कौन थे? एक प्राकृतिक दार्शनिक। याद रहेगा, प्राकृतिक दार्शनिक। इनकी उपलब्धियों के बारे में सभी को पता होगा। आप लोग जानते होंगे कि जो ग्रहों के बारे में जो नियम दिए गए हैं वो केपलर के द्वारा दिए गए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? केपलर के द्वारा दिए गए हैं। इनका पूरा नाम क्या है? जोहान्स केपलर। इनका जन्म जर्मनी में कब हुआ था? 1571 में। मृत्यु 1630 में। और ये थे कौन? खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, ज्योतिषी थे, प्राकृतिक दर्शक थे। इन्होंने जो केपलर ने जो ग्रहों के बारे में बताया था, इसे प्रकाशित 1618 में किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 1618 में किया गया था। आइए हम जान लेते हैं कि केपलर ने जो बात की थी ग्रहों के बारे में, दरअसल इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। क्या? ग्रहों के बारे में 3 नियम, 3 नियम प्रतिपादित किए थे। क्या किए थे? 3 नियम प्रतिपादित। आइए हम सीधे देख लेते हैं कि वो 3 नियम कौन कौन से थे। हमने बात की थी कि ग्रहों के 3 नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने किया था। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि केपलर के ग्रही गति के नियम क्या है? केपलर के ग्रही गति के नियम। इनके तीनों नियमों में ये देखो, पहली बात तो इन्होंने कहा था कि जितने भी ग्रह हैं, क्या चीज? जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। क्या बताया था? कि जितने भी ग्रह हैं इनकी सभी की कक्षाएं कैसी होती हैं? दीर्घवृत्ताकार होती हैं। अर्थात एक दीर्घ गोलाकार नहीं, वृत्ताकार होती, वृत्त के आकार की होती हैं। इतना याद रखना। फिर इन्होंने कहा था कि सूर्य इस कक्षा के नाभिक पर होता है। क्या कहा था? कि सूर्य जो है
प्रत्येक ग्रह के नाभिक पर होता है। ठीक, इन्होंने इसका एक चित्र भी दिया हुआ है कि देखो मान लो ये प्लेनेट 1 है, ये प्लेनेट 1 है, ये प्लेनेट 2 है। देखो इन्होंने लिखा भी है प्लेनेट 2 और प्लेनेट 1। इसमें सूर्य के बारे में बात की है कि सूर्य कहाँ पर है। देखो सूर्य नाभिक के रूप में इसे इंगित किया गया है। किस रूप में इंगित किया गया है? नाभिक के रूप में इंगित किया गया है। ठीक, अब इन्होंने कहा क्या है कि ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। कि ये नहीं निर्धारित करती है कि हम आज निकल रहे हैं 8 मिनट की देरी से, कल निकलेंगे 10 मिनट की देरी से, आज जल्दी निकल रहे हैं, कल देर से पहुंच रहे हैं। तो पहला इनका जो सिद्धांत था या नियम था वो था कि ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा जो होती है समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। या प्रकाश जो है किसी सूर्य से किसी ग्रह पर प्रकाश पहुंचने की जो दर होती है वो समान रहती है। कैसी रहती है? समान रहती है। दूसरा था कि ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तीसरा है किसी ग्रह के कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के सीधे आनुपातिक होता है। याद रहेगा। ठीक, ये केपलर के नियम थे। यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि खोज जर्मनी के गणितज्ञ एवं खगोलविद जोहान्स केपलर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? इनका जन्म 1571 में हुआ था, मृत्यु 1530 में 1630 में हुई थी। 1630 में हुई थी। यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, 32 नहीं ये 30 है। ठीक, इतना याद रखना। 1630 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने सौरमंडल के ग्रहों की गति के लिए ग्रहीय गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। किसके लिए? सौरमंडल के ग्रहों की गति के लिए ग्रहीय गति का उपयोग, मतलब ग्रहीय गति के नियमों का उपयोग किया था या इनका आविष्कार किया था। याद रहेगा। अब बात करते हैं, हम बात करें कि कोई भी जैसे उपग्रह है, जैसे पृथ्वी से कोई भी उपग्रह जब कहीं छोड़ा जाता है, ठीक, मान लो कि ये पृथ्वी है, अब यहाँ से कोई उपग्रह छोड़ा गया और वो यहाँ पर आया है। ठीक, अब यहाँ से ये पृथ्वी के चारों ओर राउंड लगाएगा। क्या करेगा? राउंड लगाएगा। अब इसे जो इसकी जो चाल है वो किस रूप में निर्धारित करते हैं? दरअसल जो उपग्रह होता है ये ग्रह से दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दूरी पर या ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसी भी उपग्रह की चाल किसी भी उपग्रह की चाल उपग्रह व ग्रह के मध्य दूरी पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? दूरी पर निर्भर रहेगा। ठीक, कि जितनी दूरी होगी उतनी ही उसकी गति मध्यम होगी, मतलब न्यूनतम होगी। जैसे इसकी ये यहाँ पर जैसे मान लो कि 1500 किलोमीटर पर घंटे निकाल रहा है, इसे यहाँ पर बढ़ा के कर दें तो ये घट के रह जाएगा 1500 से 1000 घंटे पर, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे। याद रहेगा कि किसी भी उपग्रह के जब कोई भी उपग्रह किसी ग्रह से जितनी दूर होगा उसकी चाल दूरी के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर जैसे मान लो कोई भी प्रश्न आ जाए कि किसी भी उपग्रह की कक्षीय चाल किस पर निर्भर करती है। ठीक, उपग्रह की कक्षीय चाल, क्योंकि ये ग्रह है, ये उपग्रह है और इसकी कक्षा क्या है? ये कक्षीय है। ठीक, ये कक्षा इसका है और इसकी कक्षीय चाल की बात अगर करें कि किस पर निर्भर करती है तो हमेशा दूरी याद रखना। अगर द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण आदि आते हैं तो ये नहीं होंगी, केवल और केवल दूरी पर निर्भर करेगा। या फिर हो सकता है दूरी के बजाय हो जाए कि ग्रह से तल की ऊंचाई पर, ग्रह से तल कितनी ऊंचाई पर है या उपग्रह कितनी ऊंचाई पर है इस पर निर्भर करेगा, ना कि द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं कि जब कोई भी वस्तु होती है, कोई भी जैसे मान लो पृथ्वी से जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं इनकी गति कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आप लोगों को पता होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि किसी भी वस्तु का जब किसी दूसरे ग्रह में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है तो उसकी न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? या उपग्रह के किसी ग्रह में प्रवेश करने के लिए उसकी न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम गति ये तो है पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए। किससे?
पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए या किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को भेद कर ऊपर जाने के लिए गति। अब बात आती है कि गुरुत्वाकर्षण को तोड़कर, मान लो ये गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का, अब कोई भी उल्कापिंड या कोई भी सैटेलाइट है ये सीधे पृथ्वी की ओर आ रही है, ठीक। अब इसे तोड़ने के लिए, इस मतलब गुरुत्वाकर्षण केंद्र को तोड़ने के लिए कितनी आवश्यकता होगी उसकी गति को, तो वो होगी 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रहेगा। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, कभी भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। वहीं पर अब बात करें कि जैसे कोई भी उपग्रह पृथ्वी से छोड़ा गया है और उसके न्यूनतम या निकटतम है, तो जब कोई भी उपग्रह पृथ्वी के न्यूनतम, समीप या अधिकतम निकट होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण पार कर गया है, पार करके रुक गया है, ठीक, तब ऐसे समय में गुरुत्वाकर्षण को पार करके रुक जाने के समय में जो उसकी गति होगी या परिक्रमण काल होगा, या जैसे ये पृथ्वी है और ये उपग्रह है, इसका चक्कर ये लगाना चाह रहा है, तो इसकी न्यूनतम गति कितनी होगी। न्यूनतम गति की बात की जा रही है कब, जब केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण को पार करके कोई भी उपग्रह रोक दिया जाए तो उसकी न्यूनतम गति कितनी होगी एक चक्कर लगाने के लिए पूरी पृथ्वी का। तो उत्तर होगा 1 घंटा 24 मिनट। क्या होगा, 1 घंटे 24 मिनट। ये क्या है, किसी भी उपग्रह का, किसी भी उपग्रह जो पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर है, के न्यूनतम दूरी पर है, ठीक, उसके बारे में बताया गया है कि जो पृथ्वी के न्यूनतम दूरी पर है, ऐसे उपग्रह को पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए कितने घंटे की या कितने समय की आवश्यकता होगी, तो 1 घंटा 24 मिनट की आवश्यकता होगी। इसे हम परिक्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। याद रहेगा, परिक्रमण काल किसी भी उपग्रह का किसी ग्रह के पक्ष में परिक्रमण काल कितना होगा, 1 घंटा 24 मिनट होगा। अब यहीं पर बात करते हैं कि कोई भी उपग्रह है, ठीक, मतलब उपग्रह जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, नेचुरल उपग्रह चंद्रमा है ना, क्या है, चंद्रमा। अब यहाँ की अगर हम बात करें कि चंद्रमा की जो वहाँ गुरुत्वाकर्षण है, किसी भी व्यक्ति का भार 1/6 क्यों प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है। यहाँ पर प्रतीत की बात कर रहा है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना कि कोई भी प्रश्न होता है तो किस पर निर्भर करता है कि शब्द क्या कह रहा है, ठीक। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जो भार है, यहाँ पर भार की बात की जा रही है, कितना, 1/6 भाग, वो भी क्या प्रतीत हो रहा है, क्या चीज़ है, प्रतीत हो रहा है, ना कि है। कारण होगा गुरुत्वाकर्षण। क्या चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण। कारण क्या है, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी की अपेक्षा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6ठा भाग है। क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 6ठा भाग है। किसका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। याद रहेगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 6ठा भाग है। इसीलिए जो वह कोई भी व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसे अपने भार का 6ठा भाग ही प्रतीत होता है, और इसी कारण उसे अत्यधिक वजन लादने की आवश्यकता वहाँ पर होती है। वहाँ जब कोई जाता है तो सीधे हिदायत दी जाती है कि आप यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर किसी ऐसी भी एक्टिविटी मत करना जिससे कि आपको वहाँ के गुरुत्वाकर्षण में ढलने में परेशानी हो। याद रहेगा। अब अगला एक प्रश्न है जिसे समझो, कह रहा है कि चंद्रमा का मतलब चंद्रमा पर किसी भी व्यक्ति का भार कितना रह जाता है। बात को समझो। प्रश्न है चंद्रमा पर, ठीक, क्या कह रहा है, चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार कितना रह जाता है। यहाँ पर भार मास की बात कर रहा है, अर्थात द्रव्यमान की बात कर रहा है। यहाँ पर हमने आपको जब लिफ्ट वाला बताया था कि किसी भी व्यक्ति का लिफ्ट में जब लिफ्ट समान गति से ऊपर या नीचे की ओर प्रस्थान करती है तो उस पिंड का या उस व्यक्ति का या उस वस्तु का भार कितना हो रह जाता है। तो उत्तर होगा कि कोई अंतर नहीं पड़ता। यही चीज पृथ्वी चंद्रमा पर भी है कि किसी व्यक्ति पर, जैसे चंद्रमा पर किसी का भार कितना रह जाता है, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो या कुछ भी हो, ठीक, उसका भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि भार में परिवर्तन नहीं हो रहा है।
अगर यहीं पर आ जाए कि भार कितना प्रतीत होता है, यहाँ पर अगर शब्द का खेल है केवल, अगर शब्द आता है प्रतीत, अगर प्रतीत आया तो इसका तात्पर्य क्या होगा, सीधा कह रहा है कि कितना प्रतीत होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप प्रतीत होता है। किसके अनुरूप प्रतीत होता है, गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप प्रतीत होता है। याद रहेगा, अब वहां का गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी के 6ठा भाग है, तो वहां पर तुम्हारा वजन भी पृथ्वी के मतलब वहां के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ही होगा। जब वहां पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 6ठा भाग है, तो तुम्हारा जो वजन है ये भी वहां पर 1/6 भाग ही प्रतीत होगा। शब्द पर ध्यान दो कि यहाँ पर प्रतीत की बात कर रहा है, कि प्रतीत होगा, ना कि तुम्हारा भार होगा। अगर ये कह रहा है, जैसे ये प्रश्न है, मान लो यही प्रश्न आ गया, तो उत्तर होगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा। याद रहेगा। हमारा आज का ये सेशन यहीं तक था। अगर आप लोगों को हमारा आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।